हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर जो है पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें हम देखेंगे पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जैविक घटक, अजैविक घटक, फिर पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य कौन से हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से कारकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आई होप दोस्तों आपने इसके पहले जो 2 चैप्टर्स के वीडियोस हुए हैं तो वो वीडियोस आपने देखे होंगे, और आपने नहीं भी देखे होंगे तो मैं उन दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए पर्यावरण के बारे में कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में मैंने अच्छे से जो फंडामेंटल्स हैं वो कवर किए हैं, जैसे कि जैवमंडल और उसके जो पार्ट्स हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब है। फिर कौन से बायोम्स है वो सब मैंने कवर किए हैं उसमें। ठीक है, फिर ऊर्जा संगठक, प्रकाश क्या होता है, फिर मानव का पर्यावरण का मानव पर कैसे प्रभाव पड़ता है, फिर जलीय तंत्र, ये सब कुछ चीज़ें हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो प्लीज़ आप जाकर वो देखिए। ठीक है, और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा चैप्टर जो है पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी एग्जैक्टली है क्या, ये हम देखेंगे अभी। तो देखो, पारिस्थितिकी मतलब क्या है, एक ऐसा विज्ञान जो जीवों और उनके आसपास के भौतिक वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो क्या है ये, तो देखो पारिस्थितिकी जो है वो क्या है, वो जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो जीव मतलब क्या, उनमें जो भी सजीव आएंगे, जो भी जैविक है वो सब आएंगे जीवों में, और उनके आसपास के जो भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण में क्या क्या आएगा, जैसे कि अजैविक घटक आएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कुछ अलग अलग रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं, ये सब चीज़ें किस में आएगी, भौतिक वातावरण में आएगी। तो जीव और भौतिक वातावरण, इनके बीच जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन जो है उसको क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे। ठीक है, जीव और भौतिक वातावरण, उन दोनों के बीच का जो संबंध है या पारस्परिक या अंतर संबंध है तो उसका अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, जैसे कि खरगोश। ठीक है, तो खरगोश क्या है, एक जीव है, और उसके आसपास का जो वातावरण है उसमें जो भी कुछ होगा, जैविक अजैविक चीज़ें, तो उनके साथ वो कैसे संबंध प्रस्थापित करता है, तो वो क्या हुआ, उसका अध्ययन हम करेंगे, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। यह अध्ययन करता है कि जीव कैसे एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ मेलजोल करते हैं और अनुकूल रहते हैं। ठीक है, अभी पारिस्थितिकी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, ये आपको मन में क्वेश्चन आया होगा। तो ये सबसे पहले उपयोग किया था रेटर ने। किसने उपयोग किया था, सबसे पहले रेटर ने इसका उपयोग किया था। ठीक है, वो कब किया था, 1865 में इसका उपयोग किया था। ठीक है, 1865 में रेटर ने इसका उपयोग किया था। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में यार कहीं कहीं ऐसे दिया है कि अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले 1869 में सबसे पहले इसका उपयोग किया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इन दोनों में से अगर रेटर आया तो रेटर को आप टिक कर सकते हो, और अर्नेस्ट हैकल आया तो अर्नेस्ट हैकल को आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ये और मानव का अन्य लोगों के साथ या अन्य वातावरण के साथ जो भी संबंध है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसका जो अध्ययन है उसको क्या बोल सकते हैं, पारिस्थितिकी बोल सकते हैं, अगर मानव का अगर एग्जाम्पल लिया तो। ठीक है, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बताया है, जैसे कि एक जीव है, वो मिट्टी के साथ, जल के साथ, वनस्पति और जलवायु, मतलब आजू बाजू में उनके जो भी भौतिक वातावरण है या जैविक वातावरण है तो उनके साथ उनका अंतर संबंध या पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं
तो वो क्या कहलाती है, उसका अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसी है? संरचनात्मक मतलब एक प्रॉपर उसकी संरचना है, और एक क्रियात्मक इकाई है मतलब उसकी क्रियाएं होती हैं, जिसमें कौन कौन होता है? जीवित और निर्जीव घटक होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवित और निर्जीव घटक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अभी पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में क्या फ़र्क है? तो देखो, पारिस्थितिकी मतलब एक व्यापक संकल्पना है, या एक ऐसे बोल सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को हम एक पारिस्थितिकी बोल सकते हैं। और पारिस्थितिकी क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? वो इकोलॉजी का या पारिस्थितिकी का एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, इकोलॉजी के तौर पर हम क्या करें, एक बड़ी व्यापक जो संरचना है उसको स्टडी कर रहे हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? कोई भी छोटा पार्ट, मतलब क्या, जैसे कि जल की एक छोटी बूंद, ठीक है, फिर एक विशाल महासागर में एक जीव क्या होता है, फिर एक विशाल महासागर है, फिर कोई भी मतलब छोटी या बड़ी हो तो वो पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। मतलब एक वन हो तो वन में अलग अलग प्रजातियां रहती हो, जैसे कि जीवित या अजैविक। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये एक उत्पादक है, इसको प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, मतलब ग्रहण किया जा रहा है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता है, और ये उत्पादक जो है वो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मदद से क्या कर रहा है, अपना जो भोजन है वो स्वयं बना रहा है, उसको स्वपशु बोलते हैं। फिर उसके बाद में जल है, फिर कुछ सूर्य या सूरज है, फिर मृदा अपघटक है। इन सब चीज़ें जो है उनका अंतर संबंध जो होता है और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक भौगोलिक सीमा तय है। जैसे कि हम अगर बोलेंगे वन पारिस्थितिकी, तो हम लोग अगर सागर में जाएंगे या समुद्र में जाएंगे तो वहाँ पे उसका कोई भी वो मायने नहीं रखेगा कि ये वन पारिस्थितिकी है। वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो सकती है, या किसी पेड़ के नीचे एक पारिस्थितिकी है, किसी जो चींटी का घर है तो वो एक पारिस्थितिकी हो सकती है। तो उसको एक सीमा तय है। जैसे कि पारिस्थितिकी जो है उसको एक कोई भी सीमा तय नहीं होती। पारिस्थितिकी तंत्र यह एक छोटा तालाब से लेकर विशाल महासागर तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक वन पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, महासागर हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, आर्द्र भूमि, या कुछ भी हो सकता है। एक छोटे से छोटा, जैसे कि मैंने एक पेड़ के नीचे चींटियों का घर जो बोला, वो भी एक अलग पारिस्थितिकी हो सकती है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1935 में अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री जो A.G. टांसले है, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता एग्जैक्टली क्या है वो देखते हैं। तो इसमें देखो, पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र के जीवधारियों और उनके भौतिक पर्यावरण का संपूर्ण योग है, ऐसे बोला गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र के जीवधारियों और उनके भौतिक पर्यावरण का संपूर्ण योग है। तो देखो, ये एक इकाई होती है, तो जिसमें बहुत सारे जैविक समुदाय आते हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। ओके, और तथा भौतिक पर्यावरण या अजैविक घटक हैं, उनके साथ भी क्या करते हैं, वो पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? वो पारस्परिक क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ। और वो क्या करते हैं, उसके साथ ऊर्जा का उपयोग करते हैं। फिर जैविक अजैविक घटकों का क्या करते हैं, बहिर्गमन और आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर है इसकी संरचना 3 संघटकों से होती है, जैसे कि ऊर्जा, जैविक और अजैविक। तो ऊर्जा में क्या आएगा, जो भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है या सन से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो, और भी तरीके से, बहुत सारी तरीकों से या विभिन्न स्रोतों से
उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूरज की जो ऊर्जा रहती है या ऊष्मा रहती है या सूर्यातप होता है, तो वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। फिर जैविक में क्या आएगा? जैविक में बहुत सारे पेड़ पौधे, पंछी या जल पारिस्थितिकी तंत्र हम ले तो उसमें जो भी मछलियाँ होगी या पादप प्लवक रहेंगे तो वो सब किस में आएंगे? जैविक में आएंगे। और अजैविक में क्या आएंगे? अजैविक में जैसे कि भौतिक कारक कुछ आएंगे, अकार्बनिक कारक आएंगे, कार्बनिक कारक जैसे कि तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ये सब आएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के ही पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अगर इसमें से एक भी घटक ना हो तो क्या वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बन सकता। ठीक है, अगर ऊर्जा ही ना हो तो ये जैविक और अजैविक कारक नहीं हो सकते। मतलब उनको कोई भी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कि जैविक घटकों में जो प्राथमिक जो स्वपोषी है या उत्पादक है, तो उनको उत्पादन करने के लिए या उनको भोजन बनाने के लिए सबसे पहले ऊर्जा की मतलब सूर्यातप की आवश्यकता होती है। तभी जाके वो क्या करेंगे? तभी जाके वो अपना खाना बना लेंगे और तभी वो आगे की जो चैन है, जो आगे के स्तर है, वो क्या होंगे? वो उनके निचले स्तर पर पनपेंगे। ठीक है, उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र और समय में विस्तृत होता है। मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही होता है। जैसे कि वन पारिस्थितिकी वन के यहाँ ही होगी, समुद्र में नहीं होगी, या महासागर की जो पारिस्थितिकी तंत्र होगी वो वन में नहीं होगी। तो उसको एक समय होता है और वहाँ पे एक क्षेत्र होता है, वो एक निश्चित होता है। ठीक है, समय क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो, अगर किसी वन पारिस्थितिकी में क्या होगा कि अगर वहाँ से शेर ही नष्ट हो जाएंगे तो जो भी शाकाहारी पशु है तो वो क्या होंगे? उनकी तादाद ज़्यादा होगी। फिर कभी ना कभी ऐसे होगा कि उनको जिस पर वो पनप रहे हैं, जैसे कि शाकाहारी है तो वो घास वगैरह, तो वो ख़त्म हो जाने के बाद वो भी मर जाएंगे। तो वो एक पूरा साइकिल जो है वो चलता रहना चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एब्सेंट होगा या कोई भी नहीं होगा तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर समय के बाद वो क्या होगा? वो पारिस्थितिकी तंत्र खत्म होगा। तो इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र और समय में क्या होता है? विस्तृत होता है। उसके बाद में इसमें जैविक ऊर्जा अजैविक संगठकों के बीच जटिल अंतरक्रियाएं सम्मिलित है। ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि देखो, एक भौतिक और जैविक प्रक्रम पहले भी शुरू थे, आज भी शुरू है और भविष्य में भी शुरू होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि केवल क्या होगा कि परिणाम तीव्रता या उसका रेट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में सौर विकिरण के रूप में क्या होता है? ऊर्जा का निवेश होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है? जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो संचालित और कार्यशील होता है। फिर विभिन्न पोषण स्तर है तो उसमें भी सौर ऊर्जा क्या होती है? प्रवाहित होती है। फिर प्राणियों के द्वारा उसका क्या किया जाता है? ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है और निष्कासन के फलस्वरूप वो क्या होता है? वो शून्य में चली जाती है। ठीक है, तो ये हुआ ऊर्जा का उपयोग। फिर जैविक घटक उसका उपयोग कर लेते हैं। जैविक को अजैविक के साथ भी उनकी अंतरक्रियाएं सम्मिलित होती है। मतलब ये सब है जटिल क्रियाएं हैं उनकी। ठीक है, उसके बाद है यह सामान्यतः स्थिर समस्थिति में होता है। ठीक है, क्या होता है? यह स्थिर समस्थिति में होता है। ऐसे क्यों बोला गया है? क्योंकि जब तक नियंत्रक कारकों में अव्यवस्था नहीं होती, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर शेर ही खत्म हो जाएंगे तो जो भी शाकाहारी पशु हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे? कुछ समय के बाद उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। या शेर अगर मरेगा, मतलब एक फूड चेन होती है, जैसे कि घास को क्या खाएगा? घास को ग्रास ऊपर खाएगा, उसको मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। ठीक है, और गिद्ध फिर मरने के बाद उसका अपघटन होने के बाद वही घास को मिल जाएगा पोषक तत्वों के रूप में। ठीक है, तो ये अगर साइकिल नहीं चलेगा और इसमें से अगर कोई ब्रेक होगा या उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो समस्थिति में नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो नियंत्रक कारक है उसमें अव्यवस्था अगर होगी तो क्या होगा? वो समस्थिति नहीं होगी, स्थिर नहीं होगा। अगर ये सब प्रॉपर चल रहा है तभी वहीं पे स्थिर समस्थिति होगी।
फिर क्या है, ऊर्जा और पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता है। किस किस का, ऊर्जा का और पदार्थों का क्या होता है, निर्गमन होता है और निवेश भी होता है। ठीक है, तो देखो बढ़ते पोषण स्तरों में क्या होता है, ऊर्जा का प्रगामी मतलब प्रोग्रेसिव क्षय होता है। जैसे कि प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ही मिलती है। जैसे कि अभी पहले देखो घास से अभी 100% ऊर्जा मिली। ठीक है, उसके बाद में जो प्राथमिक रहेगा उसको उसके 10% ही मिलेगी। ठीक है, मतलब कितना मिला, 10 मिला। फिर उसके नेक्स्ट को कितना मिलेगा, 10% ही मिलेगा। मतलब कितना मिला, थर्ड को कितना मिला, ओनली 1%। ठीक है, उसके बाद में कितना मिलेगा, 1/10। ठीक है, तो ऐसे होता है कि वो क्या होता है, 10% से कम होते जाता है। फिर क्या होता है, बढ़ते पोषण स्तरों में क्या होता है, श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा का सापेक्ष ह्रास होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे कि जो जीवधारी रहते हैं उनमें क्या होता है, श्वसन के द्वारा ऊष्मा का ह्रास ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है कि किसी निश्चित पोषण स्तर है तो उसके जीव और ऊर्जा जो होगी उसके मौलिक स्रोत जो है, ठीक है, मतलब पौधे, तो उनके बीच की दूरी जितनी रहेगी तो वो भी क्या होगा, उनकी एक जीव पर होने वाली जो भी आहार के लिए निर्भरता है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि क्या है, आहार श्रृंखला जो है वो छोटी रहती है और आहार जाल क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मतलब एक पेड़ है, ठीक है, तो वो जितना भी दूर रहेगा, मतलब अभी देखो मेढक है तो वो जितना दूर रहेगा उससे, मतलब ये इसको कौन खाएगा, ग्रास को पहले ग्रास होपर खाएगा, फिर उसको क्या खाएगा, चूहा खाएगा। ठीक है, और चूहे को मेढक खाएगा सपोज। ठीक है, तो ये जितना दूर रहेगा उतनी उसकी मतलब मिडल में जो भी है, ठीक है, मतलब जो भी उपभोक्ता है तो वो उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसके लिए आहार श्रृंखला क्या होती है, छोटी होती है, तो उनमें क्या होता है, आहार श्रृंखला में इजीली वो क्या कर सकते हैं, उनको अपना खाद्य मिल सकता है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने पास में रहेंगे उत्पादक के तो उतना ही उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हुए। ऊर्जा का लगातार निवेश होता है और बहिर्गमन भी होता है, मतलब श्वसन के द्वारा, फिर सूर्यातप के द्वारा जो भी ऊर्जा मिलती है उसका 10% रूल। ठीक है, मतलब हर एक पोषण स्तर में क्या होगा, 10% ही ऊर्जा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित होती है। मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सौर ऊर्जा, क्योंकि जो भी उत्पादक है तो उनको अपना खाना बनाने के लिए या भोजन बनाने के लिए जो ज़रूरी होता है वो सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है, वो सूर्यातप होता है या सौर ऊर्जा जो होती है वो। जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक आते हैं। ठीक है, तो उत्पादक क्या होते हैं, स्वपोषित होते हैं, जो कि उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अकार्बनिक अजैविक पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बाकी भी कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं तो वो महत्वपूर्ण है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। फिर यह एक कार्यशील इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक तत्वों के बीच जटिल चक्रीय विधियाँ चलती है। ठीक है, मतलब जैविक से अजैविक, जैविक से अजैविक, मतलब जैविक भी अजैविक कारकों से प्रभावित होते हैं और जैविक कारकों को प्रभावित भी करते हैं। सिमिलरली जैविक कारक अजैविक कारकों को प्रभावित भी करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जैविक और अजैविक घटकों के संगठन से बनती है और इसमें ऊर्जा का वितरण और जलवायु परिस्थितियाँ भी शामिल है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र अच्छा रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा और वहाँ की जलवायु कैसी है या जलवायु का वितरण वहाँ पे कैसे है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का वितरण मतलब जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन जो होगा या भूमध्य रेखा होगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सूर्यातप होता है, तो वहाँ पे जो भी जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र एक अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ऊर्जा का वितरण कम होता जाता है। फिर दूसरे अन्य जो ऊपर के स्तर होते हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह कम होते जाता है। मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है,
जैसे कि जैविक घटक और अजैविक घटक। इन घटकों के बीच आपसी जुड़ाव होता है और यह एक खुली प्रणाली है जिसमें ऊर्जा और घटक सीमा पार कर सकते हैं। ठीक है, ये खुली है ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि उनमें क्या होता है, निर्गमन होता है और निवेश भी होता रहता है। तो इसके लिए ऐसा बोला है कि ये खुला तंत्र है। खुला तंत्र मतलब इसका मीनिंग ये नहीं कि उसको कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, उसको बाउंड्री होगी। ठीक है, मतलब अंतर संबंधों को उनकी बाउंड्री नहीं है, मतलब जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो भी अंतर क्रियाएं होगी तो उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे कि मैंने बोला कि वन पारितंत्र, तो वो वन के अंदर ही होगा, वन के बाहर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस। तो ये देखो, ये कुछ जैविक अजैविक घटक है, जैसे कि तोता, ये गाय भैंस हाथी, ये सब जैविक घटक है, या पेड़, फिर ये पत्थर, फिर क्लाउड्स वगैरह, ये जो है पानी, तो ये सब क्या है, अजैविक घटक है। तो इससे सबसे पहले देखते हैं जैविक घटक क्या है। देखो, जैविक घटक में क्या आता है, पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित घटक जैविक घटक कहलाते हैं। इन्हें 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। क्या क्या है, स्वपोषी, विषमपोषी और अपघटक। स्वपोषी मतलब क्या, उत्पादक होते हैं, विषमपोषी मतलब उपभोक्ता होते हैं, और अपघटक मतलब क्या होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। तो जैविक घटक जो होते हैं वो सबसे पहले उसका फर्स्ट टाइप है स्वपोषी, मतलब उत्पादक होते हैं। तो ये पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं। ठीक है, तो साधारणतः वो ये होते हैं कि क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होगा, जो हरे कलर के होते हैं वो। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हरे पेड़ है, कुछ खास जीवाणु या शैवाल होता है, जैसे कि अलगाएं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, जो अजैविक पदार्थ हैं उनसे क्या होता है, भोजन बना सकते हैं। ठीक है, इसको स्वपोषी या ऑटोट्रोप भी बोलते हैं, या प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो कुछ कुछ अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र रहते हैं, जैसे कि स्थलीय और जलीय हम बोल सकते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जड़युक्त पौधे, शाक झाड़ी या वृक्ष, ये सब होते हैं। और अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा तो उसमें क्या होगा, पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो प्रमुख उत्पादक हो गए। जब पारिस्थितिकी सिचुएशन जो पर्यावरण की स्थिति अनुकूल होगी तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उत्पादकता होती है। ठीक है, फिर ये खाद्य श्रृंखला की नींव रखते हैं क्योंकि बाकी जीव इन पर निर्भर होते हैं। फिर क्या होता है, फिर है सेकेंड है विषमपोषी उपभोक्ता। ये कौन होते हैं, ये जीव अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अभी इसमें देखो, प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या है, वो शाकाहारी है और सीधा उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि वो घास खाते हैं या पेड़, या जो उत्पादक बनाते हैं वही चीज़ें वो खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हिरन, खरगोश, चूहा, मुर्गी, तितली, टिड्डा, ये सब क्या है, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं और मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आएंगे, बिल्ली, सांप, बाघ, मनुष्य, मेढक, चूहा, ये सब किस में आएंगे, द्वितीयक में आएंगे। तृतीयक में क्या आएंगे, ये तृतीयक उपभोक्ताओं का शिकार, द्वितीयक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं और मांसाहारी या सर्वाहारी हो सकते हैं। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। और चतुर्थ में क्या होता है, सर्वाहारी आते हैं, जो तृतीयक उपभोक्ता को या किसी को भी खाते हैं। ठीक है, मतलब वो उत्पादक को भी खाते हैं, प्राथमिक को भी खाते हैं, द्वितीयक को भी, किसी को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको उपभोक्ता को एक फूड चेन की मदद से समझाती हूँ। ठीक है, देखो अभी हमारे पास अगर घास है कोई, ठीक है, घास है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो उसको कौन खाएगा, उसको खाएगा तितली खाएगी। ठीक है, उसको कौन खाएगी, तितली खाएगी। तितली को कौन खाएगा, सपोज मेढक खाएगा। ठीक है, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, गिद्ध खाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये फूड चेन हुई। तो इसमें देखो, ये ग्रास जो है वो क्या है, या घास जो है वो है उत्पादक, फिर तितली जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पे मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है, सांप जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है,
और गिद्ध जो है वो चतुर्थ उपभोक्ता है। ठीक है, तो आज अभी आपके ये बात आपको ये समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो वैसे अलग भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर तितली जो टिड्डा जो है वो घास खाता है, टिड्डा को चूहा खाता है, चूहे को सांप खा सकता है या भेड़िया खा सकता है, फिर सांप को ईगल खा सकता है या गिद्ध खा सकता है। फिर थर्ड टाइप है अपघटक। अपघटक क्या रहते हैं? कवक और बैक्टीरिया जैसे जीव होते हैं जो मृत और सड़े हुए पदार्थों को तोड़ते हैं। ठीक है, और इसमें मुख्यतः क्या आते हैं? देखो इसमें क्या आता है? मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत मतलब डेट्रियस पर निर्भर रहते हैं। और उपभोक्ता क्या करता है? वो क्या करते हैं? भोजन निगलते हैं मतलब खा जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? कवक और बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो खा नहीं जाते। वो अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम्स उत्सर्जित करते हैं। और इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से ही क्या करते हैं? उसका जो है उत्सर्जन होता है। और वो जो मृत या सड़े गले पदार्थ है तो उनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं क्योंकि पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करने में मदद करते हैं। ऐसे अगर देखो आप सोचो, अगर अपघटक ना हो तो क्या हो सकता है? जो भी सड़ी गली चीज़ें हैं मतलब जो भी मृत अवशेष हैं या सड़े हुए पदार्थ है तो उनका फिर से विघटन होगा ही नहीं और वो पुनर्चक्रित होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने जो ऊर्जा का प्रवाह चक्रित करने के लिए या पदार्थों का या पोषण स्तर में चक्रण शुरू रखने के लिए ये अपघटक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या आता है? अजैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव रासायनिक और भौतिक हिस्से हैं जो जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अजैविक घटकों में क्या आता है? भौतिक कारक आते हैं, अकार्बनिक कारक आते हैं और कार्बनिक कारक आते हैं। तो इसमें भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, फिर वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ये सब कुछ चीज़ें आती है। फिर अकार्बनिक में क्या आएगा? जल, वायुमंडलीय गैस, खनिज, चट्टान, मिट्टी, ये सब आएंगे। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये अजैविक घटक जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि अजैविक घटकों में मृदा, जलवायु, ये सब आते हैं। इनमें बहुसंख्यक जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कुछ रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं भी होती है जैसे कि ज्वालामुखी, दावानल, मौसमी कुछ दशाएं होती है। तो ये सब आता है अजैविक घटक में। तो प्रत्येक जो अजैविक कारक है वो अलग अलग प्रकार से हम लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। और वो जो अजैविक घटक है वो भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, और दूसरे से भी खुद प्रभावित होते हैं। और कोई जीव अपने पर्यावरण में कहाँ कितनी अच्छी तरह से रह पाता है, इसका महत्वपूर्ण निर्धारक अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या होता है? अजैविक कारक होता है। ठीक है, इसके लिए उसको अजैविक घटक जो होते हैं उनको सीमाकारी कारक भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जीव किसी वातावरण में कैसे अच्छी तरीके से रह सकता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो अजैविक घटक पे डिपेंड करता है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। तो देखो पहले क्या है? पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का नियमन। फर्स्ट है पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का नियमन करना, ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें देखो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जीवन के लिए आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और स्थिरता प्रदान करता है। मतलब कोई भी एक पशु लो या फिर मनुष्य लो या कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा लो, तो उसको एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए, उसके जीवन को स्थिरता प्रदान करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है? कुछ पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे कि अभी किसी पौधे को पनपने के लिए वहाँ पे कैसी मृदा आवश्यक है, वहाँ पे पानी की या जल की कितनी ज़रूरत है, फिर वहाँ की जलवायु कैसी हो, तो ये सभी जो कारक है वो निर्धारित करती है कि वो पेड़ पौधा वहाँ पे पनपेगा या नहीं होगा। ठीक है,
वैसे ही सेम मनुष्य के बारे में भी है। जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका हो तो वहाँ पे उसको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो मैदानी प्रदेश जो होगा तो वहाँ की जलवायु, वहाँ पे जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए उसको पारिस्थितिकी तंत्र कैसे उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पे सुविधाएं देता है या उसको मिलती है सुविधाएं, या कौन से जैविक अजैविक घटक इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक प्रक्रियाएं ये है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र जीवन के लिए आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और क्या करता है, किसी को भी स्थिरता प्रदान करता है, वो चाहे जैविक हो या अजैविक हो। फिर क्या है, पोषक तत्वों का चक्रण। यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषण तत्वों का चक्रण सुनिश्चित करता है। अभी जैविक घटकों में और अजैविक घटकों में क्या करता है, वो किसी भी चीज़ का पोषण निर्धारित करता है। मतलब अभी देखो, जैसे मैंने फूड चेन बताया, फूड चेन, तो उसमें क्या था कि घास को मेढक खाएगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। फिर गिद्ध जब मरेगा तो उसका अपघटन होगा और वो जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो क्या होगी, वो अजैविक घटक है मिट्टी, तो वो भी किससे प्रभावित होती है, कोई भी जैविक घटकों से। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, उनके बीच में जो भी अंतरक्रियाएं हैं उनके द्वारा क्या होगा, जो भी एक दूसरे का पोषण है वो कभी भी प्रभावित नहीं होगा। और जब वो प्रभावित होता है तो वो एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं रहता। फिर क्या है, ट्रॉपिक स्तरों के बीच संतुलन। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनके बीच संतुलन बनाए रखता है। अगर इनके बीच संतुलन नहीं रहा तो क्या होगा, वो पारिस्थितिकी तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर अपघटक के बारे में एक बात बताना आपको भूल गई। अपघटक पूरी जो मृत पदार्थ है या जो भी कूड़ा करकट है तो उसको क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। तो उसको हम लोग सफाई कर्मचारी के तौर पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब वो पर्यावरण के एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया काम है। फिर एक खनिजों का चक्रण, जो कि खनिज जो है वो अजैविक घटकों में आते हैं। जैसे कि खनिजों को जैवमंडल में चक्रित करता है। ठीक है, जैवमंडल में चक्रित करता है तो उसमें क्या आता है, जो विभिन्न चक्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉस्फरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब चक्र जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, जिससे वे विभिन्न जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से उत्पादकों से उपभोक्ताओं और अंततः अपघटकों तक और फिर पर्यावरण में वापस हो जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह मैंने बोला कैसे होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशीय मतलब क्या, मतलब सूर्य से ऊर्जा क्या होगी, यहाँ उत्पादक को मिलेगी, उत्पादक से उपभोक्ता को ओनली 10% जाएगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को उसके 10% जाएगी। ऐसे ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है एक दिशीय। उसके बाद है अपघटन। मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये अभी हमने देखा था। उसके बाद है पोषण चक्र। पोषण तत्वों का उपभोग और पुनर्चक्रण विविध रूपों में होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखता है, ये भी हमने देखा था अभी। उसके बाद में है, हाँ ये महत्वपूर्ण है, होम्योस्टेसिस और फीडबैक नियंत्रण। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में होम्योस्टेसिस संतुलन बनाए रखने के लिए फीडबैक नियंत्रण तंत्र काम करता है, जो प्रक्रिया की स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो ये अभी क्या है, देखो पारितंत्रीय स्थिरता जो होती है वो समस्थिति क्रियाविधि, मतलब क्या, होमोस्टेसिस मैकेनिज्म पे चलती है। मतलब क्या, पारितंत्र में जो भी कोई अवांछित परिवर्तन है तो वो क्या किया जाता है, वो प्रकृति या प्राकृतिक तरीके से उसको समायोजित किया जाता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो नदी है तो वो अगर प्रदूषित हुई, ठीक है,
तो वो प्रदूषित होने के बाद क्या होता है, उसका प्रदूषण अगर थोड़ा हो तो वो खुद से ही उसको साफ़ कर लेती है, उसमें जो भी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं तो उसको साफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा उसमें अगर प्रदूषण हो तो वो क्या होता है, वो समस्थिति प्रस्थापित नहीं कर पाता या होमोस्टेसिस नहीं होता उसमें, और वो पारिस्थितिकी तंत्र में बिगाड़ हो जाता है। फिर प्राकृतिक पारिस्थितिकी, जब किसी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को समायोजित नहीं कर पाता तो उसमें क्या होता है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी कार्यों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर जीवन को सहारा देता है और पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखता है। ठीक है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, जैव विविधता की समृद्धि, फिर पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है, पारितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और परिरक्षण करना, ये सब चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है, मतलब उत्पादन होता है उसका, ठीक है, तो उत्पादन कोई भी स्तर पर हो सकता है, जैसे कि पहले उत्पादक होंगे, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो भी किसी के लिए भोजन होता है, तो वो भी एक उत्पादकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, प्रभावित करना मतलब उनकी संख्या कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सौर विकिरण। ठीक है, तो सौर विकिरण जो होंगे तो उसके द्वारा क्या होता है, सौर विकिरण बढ़ने पर उत्पादकता भी बढ़ती है। जैसे कि भूमध्य रेखा है तो वहाँ पे क्या होता है, सौर विकिरण ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे उत्पादकता भी ज़्यादा होती है, और दूसरे भी जीव ज़्यादा होते हैं, फिर वहाँ पे जैव विविधता भी ज़्यादा होती है इसी के वजह से। उसके बाद में है तापमान। सबसे अधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र भूमध्य रेखा के निकट होता है, क्योंकि वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। फिर एक चीज़ है, तीसरी चीज़ नमी, तो मिट्टी में नमी कितनी है, फिर वहाँ पे वर्षा कितनी है। अगर वहाँ पे तापमान भी अच्छा रहेगा, वर्षा कम रहेगी या कुछ भी वर्षा नहीं रहेगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं होगी, वहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा नहीं होगी, और इनडायरेक्टली क्या होगी, जो भी उसकी अपर लेयर्स है या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता या अपघटक, ये सभी चीज़ें क्या होगी, वो प्रभावित होगी। फिर वाष्पोत्सर्जन कितना है, अगर वाष्पोत्सर्जन का रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर वहाँ पे मिट्टी में नमी नहीं रहेगी, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं आएंगे, और फिर वो अलग अलग लेवल्स को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। उसके बाद में क्या है, खनिज पोषण। खनिज पोषण में क्या है, मिट्टी में खनिजों की उच्च मात्रा से उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ें जो रहती है, फॉस्फोरस रहता है, पोटाश रहता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं वो अच्छे प्रमाण में रहेगी, तो क्या होता है कि वहाँ पे उच्च मात्रा में उसकी उत्पादकता होती है, उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन जब भारी धातुएं और लवणता होती है वहाँ पे, ठीक है, तो अगर ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का अगर उपयोग किया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वो उत्पादकता कम हो सकती है। भारी धातुएं जैसे शीशा वगैरह रहेगा, या किसी भी कंपनी से या फैक्ट्री से जो भी उत्सर्जन होता है नदियों में वगैरह, और वही पानी खेतों को डाला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लवणता बढ़ती है, भारी धातुएं आते हैं ज़मीन में, तो उसके वजह से उत्पादकता घटती है। फिर है जैविक गतिविधियाँ, जैसे कि शाकाहारी, परजीवी और शिकारी जो है, ठीक है, तो शाकाहारी लोगों की वजह से भी क्या होता है कि उत्पादकता कम होती है। फिर परजीवी होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे पेड़ों पर जीने वाले, तो उसको बोलते हैं परजीवी, तो उनकी वजह से भी क्या होता है कि जो उत्पादकता होती है वो कम होती है। फिर शिकारी जो होते हैं तो उनकी वजह से भी क्या होता है, उत्पादकता कम होती है। फिर है मानव जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी हरियाली कम होती है, जिसके वजह से उत्पादकता प्रभावित होती है। ठीक है, खासकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे होता है। उसके बाद में पारिस्थितिक निष्कर्ष देखते हैं हम लोग, क्या है अभी तक हमने देखा जो, तो उसका निष्कर्ष निकालते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रकृति की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, और कार्यात्मक इकाई है जो स्वनियामक और आत्मनिर्भर होती है। मतलब ये बहुत अच्छा तंत्र है जो क्या करता है, स्वनियामक होता है और आत्मनिर्भर होता है, क्योंकि वहाँ पे जैविक अजैविक घटक, ऊर्जा, जलवायु, ये सब चीज़ें होती है, तो वो पारस्परिक अंतरक्रियाओं के साथ ही क्या होता है,
एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे पर पनपते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये जीव और पर्यावरण के बीच सभी आवश्यक कार्यों को समझ जाती है और विभिन्न पारिस्थितिकीविद इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देखा। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और इसके बाद में देखेंगे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं तो वो देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा और अगले वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।